डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 13वां अध्याय प्रायिकता की प्रश्नावली 13.2 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे व इसी प्रश्नावली के उदाहरण हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम कर रहे हैं प्रायिकता के गुणन नियम से। तो हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि प्रायिकता का गुणन नियम क्या होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो इसके लिए हम कोई दो घटनाएं ई तथा एफ किसी प्रतिदर्श समष्टि की मान लेते हैं कि माना ई तथा एफ किसी प्रतिदर्श समष्टि एस की दो घटनाएं हैं और यहाँ पे जो समुच्चय ई इंटरसेक्शन एफ है वो दोनों घटनाओं ई तथा एफ दोनों को घटित होने को दर्शाता है और घटना जो ई इंटरसेक्शन एफ है इसको हम ई एफ भी लिख सकते हैं। यानी ई और एफ किसी प्रतिदर्श समष्टि एस की दो घटनाएं हैं और जो ई इंटरसेक्शन एफ है वो दोनों घटनाओं के घटित होने को दर्शाता है और ई इंटरसेक्शन एफ को हम ई एफ भी लिख सकते हैं। तो प्रायिकता का गुणन नियम शुरू करने से पहले हमें ये घटनाओं की जानकारी होना जरूरी है, इनके इंटरसेक्शन के बारे में जानकारी होना जरूरी है, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हमें एक फार्मूला पता है कि P E बाय F, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि P E इंटरसेक्शन F बटे ये नीचे वाला P F। यदि यहां से P E इंटरसेक्शन F का मान ज्ञात करें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। P E इंटरसेक्शन F का मान ज्ञात करें तो ये हो जाएगा P F इंटू में P E बाय F। इसको हम नंबर 1 देके छोड़ देते हैं। अब दोबारा से देखो, यदि ये P F बाई E होता, अब यदि P ये F बाई E होता तो हम इसको इस तरीके से लिखते P E इंटरसेक्शन F, इन दोनों का इंटरसेक्शन बटे P E। तो अब P E इंटरसेक्शन F का मान यहां से ज्ञात करते, P E इंटरसेक्शन F का मान ज्ञात करते तो ये P E की गुणा इधर हो जाती इनटू में P F बाई E हो जाता। इसको समीकरण 2। तो अब ये देखो P E इंटरसेक्शन F के बराबर ये है, P E इंटरसेक्शन F के बराबर ये है। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा P E इंटरसेक्शन F बराबर P F इंटू P E बाय F या फिर P E गुणा में P F बाई E। तो ये जो नियम बना है ये प्रायिकता का गुणन नियम कहलाता है। तो यहाँ पे न तो P E 0 है, P E के बराबर भी 0 नहीं है और P F के बराबर भी 0 नहीं है। ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, न P E के बराबर 0 न P F के बराबर 0। यदि ये 0 हो जाता है तो ये P E बाई F भी परिभाषित नहीं होगा, P F बाई E भी परिभाषित नहीं होगा। तो ये जो है प्रायिकता का गुणन नियम कहलाता है। अब इससे संबंधित हम उदाहरण हल करेंगे। तो ये फार्मूला आपको पता था P E बाई F का, यहाँ से P E इंटरसेक्शन F आपने ज्ञात कर लिया, P F बाई E का फार्मूला भी आपको पता था, यहाँ से भी P E इंटरसेक्शन F ज्ञात कर लिया। फिर समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, P E इंटरसेक्शन F बराबर ये और ये दोनों। तो ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है ये प्रायिकता का गुणन नियम कहलाता है। अब उदाहरण नंबर 8 है, एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंदें हैं। दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है और पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है।
मान लीजिए कि कलश में से प्रत्येक गेंद का निकलना समसंभाव्य है, तो दोनों काली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम ये मान लेते हैं कि माना घटना ई जो है वो पहली गेंद काली निकले इसके लिए है, और घटना एफ जो है वो दूसरी गेंद काली निकले इसके लिए हो जाएगा। अब दूसरी गेंद निकलने से पहले पहली गेंद हमारी निकल चुकी है, तो अब यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, दोनों काली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी, पी ई इंटरसेक्शन एफ हमें ज्ञात करना है। और पहले तो पी ई इंटरसेक्शन एफ के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ के लिए फार्मूला ये होता है कि पी ये हो जाएगा पी ई इंटू में पी एफ बाई ई। तो ये चीजें हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है और फिर इस फार्मूले में रखनी है। तो ये हमें टारगेट यहाँ पे मिला है कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले पहली काली गेंद निकालने की प्रायिकता हम पीई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे काली गेंद कितनी है, यहाँ पे ये लिखो काली गेंदें हैं वो 10 है, सफेद गेंद 5 है और कुल गेंद जो है वो 15 है। तो काली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 10/15 10/15 हो जाएगी। अब दोबारा देखो, दूसरी गेंद काली निकले यानी पहली वापिस नहीं रखी, पहली गेंद निकालने के बाद हमने क्या है, इस गेंद को वापिस नहीं रखा, ये इसने दिया हुआ है। तो यानी हमें क्या ज्ञात करना है, पी एफ बाई ई ज्ञात करना है। पी एफ बाई ई का मतलब दूसरी गेंद काली निकले, वो हमें देखना है। तो यहाँ एफ बाई ई क्यों लिखा, कि एफ बाई ई मैंने इसलिए लिखा कि दूसरी गेंद हमें काली निकालनी है, जबकि घटना ए ई पहले घट चुकी है। तो एफ की प्रायिकता ज्ञात करनी है यदि ई पहले घट चुकी है। तो पहले घट चुकी है तो इसका मतलब ये गेंद एक निकल चुकी है, तो शेष काली गेंद कितनी रह जाएगी, शेष काली गेंद जो रह जाएगी वो 9 रह जाएगी। सफेद गेंद जो है वो हमारे पास 5 ही है और कुल जो है वो 14। यानी एफ बाई ई का मतलब यहां ध्यान से समझो कि दूसरी गेंद काली निकले और ई घटना पहले घट चुकी है, तो इसका मतलब ये घट चुकी है, तो शेष काली गेंद हमारे पास 9 बची, 9/14। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पी ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करना है। तो अब प्रायिकता के गुणन नियम के अनुसार पी ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर पी ई गुणा में पी एफ बाई ई, ये फार्मूला लगाएंगे। ये हमारे पास 10/15 है और ये 9/14, ये काट देंगे, 3 3 9, 3 5 15, 5 2 10, 2 7 14, 3/7 उत्तर आ जाएगा यहाँ पे। ये जिस तरह से एक बार फिर मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये बिल्कुल नया पार्ट है आपके लिए कि मान लीजिए कि कलश में से प्रत्येक गेंद का निकलना समसंभव है, तो दोनों काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। दोनों काली गेंद यानी ई बी और ई हमने पहली काली गेंद और एफ दूसरी काली गेंद मानना है, तो इनका इंटरसेक्शन हमें ज्ञात करना है। तो दूसरी घटना से पहली घटना पहले हो चुकी है, तो पी एफ बाई ई हमें ज्ञात करना पड़ेगा और फिर प्रायिकता का गुणन नियम हमें लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अभी तक हमने ये पढ़ा कि प्रायिकता का जो गुणन नियम है वो 2 घटनाओं के लिए, 2 से अधिक घटनाओं के लिए प्रायिकता का जो गुणन नियम है वो ये है कि मान लेते हैं कि कोई 3 घटनाएं हमारे पास ई एफ और जी है और किसी प्रतिदर्श समष्टि एस की है। ये माना ई एफ जी किसी प्रतिदर्श समष्टि एस की 3 घटनाएं हैं,
तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ये हो जाएगा पहला पी इंटू पी ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा बटे पहला इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ तीसरा बटे ये दोनों ई इंटरसेक्शन एफ। और ये जो नियम है जैसे 2 के लिए हमने सीखा, ये 3 के लिए है और इसी नियम का विस्तार हम आगे कर सकते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल 3 घटनाओं के लिए प्रायिकता का गुणन नियम जिसमें लगता है वो हम हल करते हैं। तो यहाँ पे 3 वाला आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूं का यूं आ जाएगा, गुणा में प्रोबेबिलिटी ऑफ ये एफ बटे ई इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बटे ई इंटरसेक्शन एफ, और ये नियम इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अब उदाहरण नंबर 9 है, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए। पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे पत्ते का इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? तो हम ये मान लेते हैं कि बादशाह निकलने की जो घटना है उसको के मान लें और इक्का निकलने की घटना को हम ए मान लें। माना बादशाह निकलने की घटना बराबर के और इक्का निकलने की घटना जो है उसको हम ए मान लेते हैं। अब 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसको अच्छी तरह से फेंटी गई है, एक के बाद एक 3 पत्ते निकाले जाते हैं। पहले एक पत्ता निकाला जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ये वापिस नहीं रखे जाते। तो पहले जो 2 पत्ते हैं, पहले पे भी बादशाह निकलेगा, दूसरे पे भी बादशाह निकलेगा और तीसरे पे इक्का निकलेगा, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? तो हमें ये ज्ञात करना है कि प्रोबेबिलिटी पहले पे किंग निकले, दूसरे पे किंग निकले और तीसरे पे इक्का निकले, ये हमें ज्ञात करना है। तो शुरू में पत्ते हमारे पास कितने हैं? 52। तो कुल पत्ते हैं वो 52 हैं और 52 पत्तों में से किंग यानी बादशाह के पत्ते हैं वो हमारे पास 4 हैं। तो प्रायिकता किंग ज्ञात करने की हो जाएगी 4/52 यानी कि 1/13, ये पहला हुआ। अब दूसरा पत्ता भी किंग हो, यानी दूसरा पत्ता क्या है? पहला पत्ता वापिस नहीं रखा गया, तो ये हमने पहले पत्ते के लिए किया। अब दूसरा पत्ता कि जब दूसरा पत्ता निकालते हैं, तो उस समय जो है एक किंग पहले निकल चुका है, यानी एक किंग हमारा निकल चुका है और दूसरा किंग हमें ज्ञात करना है। पहला किंग निकल चुका है, दूसरा किंग हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे शेष पत्ते जो बचे वो कितने बचे? शेष पत्ते तो 51 है और शेष बादशाह के पत्ते, शेष बादशाह 3 है क्योंकि एक हमारा निकल चुका है, ऑलरेडी एक निकल चुका है और शेष है हमारे पास 3, तो ये आ जाएगा 3/51। दूसरा पत्ते की प्रायिकता ये हो जाएगी। अब जब तीसरा पत्ता हमारा निकलेगा, तीसरा पत्ता निकालते हैं, तो तीसरा पत्ता जब निकालते हैं तो उस समय 2 पत्ते हमारे पहले निकल चुके हैं, तो शेष पत्ते हैं वो रह जाएंगे 50 और तीसरा पत्ता जो निकलेगा वो इक्के का पत्ता बताया है। तो यहाँ पे इक्कों की संख्या है शेष इक्के, क्योंकि अभी तक इक्का कोई हमारा निकला ही नहीं है, तो ये कितने हो जाएंगे? 4। तो यहाँ पे प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें, इक्के की ज्ञात करनी है, जबकि 2 बादशाह हमारे पहले निकल चुके हैं। तो ये बादशाह भी निकल चुका है, ये बादशाह भी निकल चुका है और इक्का हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 4/50। तो अब 2 से अधिक घटनाओं के लिए प्रायिकता का गुणन नियम है यहाँ पे लगाएंगे। तो प्रायिकता के गुणन नियम के अनुसार
प्रायिकता का जब गुणन नियम हम लगाएंगे तो पहला बादशाह, दूसरा बादशाह और तीसरा इक्का निकलने की जो प्रायिकता होगी तो वो ये हो जाएगी, पहले बादशाह और पहला बादशाह निकलने के बाद दूसरा बादशाह निकले, और या तीसरा इक्का तब निकले जब पहले दो बादशाह हमारे निकल चुके हों। ये बादशाह निकलने की, ये एक बादशाह निकलने के बाद दूसरा बादशाह निकले, ये दो बादशाह निकलने के बाद इक्का निकले। ये तीनों मान हमने ऊपर ज्ञात कर रखे हैं। ये 1/13 गुणा 3/51 गुणा 4/50 ये हो जाएगा। ये कटता हो तो काट दो, 3 से 1, 3 से 17, ये 2 और ये 25, और ये गुणा जब करेंगे 2/5525 आ जाएगी। ये उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे 52 पत्तों की एक गड्डी थी, उसमें से एक एक करके 3 पत्ते हमें निकालने थे, और एक पत्ता निकालने के बाद दूसरा पत्ता निकालने से पहले पहले पत्ते को वापस नहीं रखना था, यानी जो पत्ता निकल गया वो निकल गया। पहले दो पत्ते बादशाह और तीसरा पत्ता इक्का होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी थी। बादशाह होने की घटना को हमने के मान लिया, इक्का निकलने की घटना को ए मान लिया। हमें पहला बादशाह, दूसरा बादशाह और तीसरा इक्का ये निकालना है। कुल पत्ते शुरू में 52 है, बादशाह के पत्ते 4 हैं, तो पहला बादशाह निकलने की प्रायिकता 1/13 हो जाएगी। अब दूसरा पत्ता भी बादशाह निकले तो शेष पत्ते हमारे पास 51 रह जाएंगे, शेष बादशाह वो 3 रह जाएंगे। एक बादशाह ऑलरेडी निकल चुका है, दूसरा निकलने की प्रायिकता 3/51 हो जाएगी। तीसरा पत्ता है वो इक्का निकालना हमें, शेष पत्ते 50 रह जाएंगे, इक्के हमारे पास 4 हैं, तो पहले एक बादशाह निकल चुका है, दूसरा बादशाह निकल चुका है, फिर इक्का निकालने की प्रायिकता है वो 4/50। अब प्रायिकता का गुणन का नियम हम लगाएंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। इस तरह से उदाहरण नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब आगे है स्वतंत्र घटनाएं यानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन सी होती है? यदि घटनाएं ई तथा अप इस प्रकार की घटनाएं हैं कि किसी एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पर ना पड़े तो वो घटनाएं हैं वो स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। यदि कोई दो घटनाएं ई और अप है, यदि ई घटित हो गई और अप पे कोई प्रभाव ना डाले, और अप यदि घटित हो जाती है ई पर कोई प्रभाव न डाले, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों की दोनों घटनाएं हैं वो स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो इसको परिभाषा के रूप में व्यक्त करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि यदि ई तथा अप किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि एस की दो घटनाएं हैं, तो ई तथा अप स्वतंत्र घटनाएं तब होगी यदि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई गुणा पी एफ हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको दो घटनाएं ई और एफ दी गई होगी, तो सबसे पहले आपको इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, पीई ज्ञात करना है, पीएफ ज्ञात करना है। तो यदि पी इंटरसेक्शन एफ पीई गुणा पीएफ के बराबर आ जाए तो वो घटनाएं हैं वो स्वतंत्र है, अदरवाइज स्वतंत्र नहीं है। तो ये डेफिनेशन आपके साथ थी, और ये जो बेसिक था कि स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है वो चीज मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब आगे उदाहरण हल करते हैं। अब उदाहरण नंबर 10 है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है को ई और पासे पर प्राप्त संख्या सम है को अप से निरूपित किया जाए तो बताएं कि क्या घटनाएं ई तथा अप स्वतंत्र है। तो जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो पहले आपको प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना पड़ेगा। तो जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि एस जो होगा वो 1 2 3 4 5 6 ये होगा। अब ई घटना क्या है? ई जो घटना है वो प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है, यानी 3 का गुणांक है, 3 या 6 होगा। और अप जो घटना है वो क्या है? पासे पे प्राप्त संख्या वो सम संख्या है। अप जो है पासे पे प्राप्त संख्या सम है, 2 4 6। और ई इंटरसेक्शन एफ में देखो कोई कॉमन है तो 1 6 कॉमन है।
अब आपको क्या ज्ञात करना है, एक तो पी ई ज्ञात करना है, पी एफ ज्ञात करना है, पी ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करना है। ये तीन चीजें आपको ज्ञात करनी है। पी ई हो जाएगा, यहाँ पे दो अवयव है और प्रतिदर्श समष्टि में 6 है तो 2/6 यानी कि 1/3। पी एफ हो जाएगा 1 2 3 3/6 1/2। पी ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, यहाँ पे केवल एक अवयव है, प्रतिदर्श समष्टि में 6 है तो 1/6। तो ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं कब होगी, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। स्वतंत्र घटनाएं होगी यदि कब पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई गुणा पी एफ हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान 1/6 है, पी ई का मान 1/3 है, पी एफ का मान 1/2 है। तो यहाँ से यदि इसको हम सोल्व करें तो 1/6 बराबर 1/6 ये सत्य आया। तो इसलिए ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना है, फिर जो ई दिया हुआ है वो लिखना है, एफ लिखना है, ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करना है, फिर इन तीनों की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। अब ये स्वतंत्र घटनाएं तब होती है जब पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई गुणा पी एफ हो जाए। तो यहाँ पे ये सत्य हुआ, ये यदि सत्य है तो ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 11 है, एक अनभिन्नत पासे को 2 बार उछाला गया। मान लें कि ए घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना और बी घटना द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना दर्शाते हैं। घटनाओं ए तथा बी के स्वातंत्र्य का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पे जब एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो पहले प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करेंगे। जब एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि में अवयव होंगे वो 36 होंगे। एस जो होगा वो इस टाइप से होगा, 1 1 1 2 1 3 ऐसे ऐसे जाके 6 6 तक, और यहाँ जो परिणाम होंगे वो हो जाएंगे 36। अब एक घटना है हमारे पास, वो ये कहता है कि पहली उछाल पर विषम संख्या है। पहली उछाल पे विषम संख्या का मतलब पहली पे विषम 1 1 1 2 1 3, दूसरी का कोई मतलब नहीं है कि क्या है, पहली पे विषम आए 1 4 1 5 1 6, फिर 2 पहली पे नहीं आ सकता, 3 आएगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, फिर 4 वाली रो नहीं आएगी, 5 वाली आएगी, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। तो इस तरीके से ए घटना हमारे पास आई। बी घटना ये कहता है कि दूसरी उछाल पे विषम संख्या है, पहली का इसे कोई मतलब नहीं है, दूसरी पे विषम आनी चाहिए। तो 1 1 1 3 1 5, तो ये 2 1 2 3 2 5 3 1 3 3 3 5, इसी तरह से 4 1 4 3 4 5 और 5 1 5 3 5 5, इसी तरह से 6 1 6 3 6 5, ये बनी। यहाँ पे पहली उछाल पे विषम संख्या है, दूसरी की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे दूसरी उछाल पे विषम संख्या है, पहली पे हमने ध्यान नहीं दिया। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है कि ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे वो संख्या आएगी, पहली पे भी विषम संख्या है और दूसरी पर भी विषम संख्या है। तो इस टाइप की संख्या ये आ जाएगी 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5। तो अब इनकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहले पी ए की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। ये 18 है, टोटल परिणाम 36 होते हैं।
तो 18/36 यानी कि 1/2 आ जाएगा। फिर हमें पी बी ज्ञात करना है। यहाँ पे भी जो ये परिणाम है ये 18 है, 18/36 यानी 1/2 आ जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9/36 ये 1/4 आ जाएगा। अब हमें पी ए इंटरसेक्शन बी ये ज्ञात करना है। पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है। अब पी ए गुणा पी बी ज्ञात करेंगे, तो पी ए का मान 1/2, पी बी का मान भी 1/2, तो ये 1/4 आया। यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर पी ए गुणा पी बी आया। इसका मतलब ये हुआ कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये जब स्वतंत्र घटना की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तब यही आया था कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं तभी होगी जब ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी हो जाए, तो ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 12 है, 3 सिक्कों को उछाला गया। मान लीजिए ई घटना 3 चित या पट प्रकट होना, अप घटना न्यूनतम 2 चित प्रकट होना और घटना जी अधिकतम 2 पट प्रकट होना को निरूपित करते हैं। तो युग्म ई एफ, ई जी और एफ जी कौन से स्वतंत्र है और कौन से पराश्रित है, ये बताना है। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है कि जब 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि में जो अवयव होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो ये हमें पता है कि ये 8 अवयव होंगे। अब ई घटना क्या है? ई घटना है कि 3 चित या 3 पट प्रकट हो, तो 3 चित हो या 3 पट प्रकट हो। अप घटना कौन सी है? न्यूनतम 2 चित प्रकट होना, तो यहाँ पे न्यूनतम 2 चित प्रकट होंगे, 2 से फालतू भी हो सकते हैं, यानी एच है वो या तो 2 दिखाई देंगे या 2 से फालतू दिखाई देंगे। और घटना जी जो है वो अधिकतम 2 पट प्राप्त हो, तो अधिकतम 2 पट प्राप्त होने का मतलब एच है वो या तो 2 प्राप्त होंगे या 2 से कम प्राप्त होंगे, या प्राप्त होगा ही नहीं, तो ये जी आ जाएगा। हमने एस ई एफ जी ये ज्ञात कर लिए। अब हमें ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए, क्योंकि ई एफ जो है हमें दिखाना है कि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं। ई और जी का इंटरसेक्शन भी चाहिए, एफ और जी का भी इंटरसेक्शन चाहिए। ये तीनों इंटरसेक्शन हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिए हैं। अब इन सभी की प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे। पहले प्रायिकता ई की ज्ञात करेंगे। ई की प्रायिकता है 1 और 1 2 अवयव हैं, एस में 8 अवयव हैं, तो 2/8 हो जाएगा, यानी 1/4। फिर पी एफ की प्रायिकता ज्ञात करो, 1 2 3 4, 4/8 हो जाएगा, यानी कि 1/2। और पी जी की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7/8 हो जाएगा। अब प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ की ज्ञात करेंगे, तो ये होगा 1/8। प्रायिकता ई इंटरसेक्शन जी की ज्ञात करेंगे, तो ये भी 1/8। और प्रायिकता एफ इंटरसेक्शन जी की ये ज्ञात करेंगे, तो 1 2 3 है, तो 3/8। अब सबसे पहले आपको ये दिखाना है कि क्या ई और एफ स्वतंत्र है, तो ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर हमारा 1/8 है, और पी ई गुणा पी एफ देखो कितना है, पी ई का मान 1/4 है और पी एफ का मान 1/2 है, तो ये भी 8 आया। तो यहाँ से पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई गुणा पी एफ है, तो इसका मतलब ये है कि ई एफ है ये स्वतंत्र है। ये पहला पार्ट हमारा हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब दूसरे पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन जी यानी ई और जी देखना है कि क्या वो स्वतंत्र है। तो ई इंटरसेक्शन जी की यहाँ से प्रायिकता देखें तो 1/8 है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। प्रोबेबिलिटी ई 1/4 है, जी की 7/8 है, ये 7/32 हुआ, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए ये स्वतंत्र नहीं है। अब एफ और जी देखना है कि क्या ये स्वतंत्र है। तो प्रोबेबिलिटी एफ इंटरसेक्शन जी की हमारे पास आई है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है वो 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी है वो 7/8 है, तो ये 7/16 आया। तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी एफ इंटरसेक्शन जी बराबर नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ
जी के, तो इसलिए एफ तथा जी स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पे हमें 3 सिक्के दिए गए थे जिनको एक बार उछाला गया है और ये 3 घटनाएं हमें दे रखी थी। ये घटनाएं हमें ये बतानी थी कि ई एफ, एफ जी और जी ई क्या आपस में ये स्वतंत्र है। तो हमने ये सारी प्रायिकता ज्ञात करके और जो स्वतंत्र घटनाओं का फार्मूला है वो हमने तीनों घटनाओं के लिए यूज किया और इस तरीके से उदाहरण नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 13 है, सिद्ध कीजिए कि यदि ई तथा एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ई तथा एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होगी। तो यहाँ हमें ये दे रखा है ई तथा एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। यदि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इसका मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर पी ई गुणा में पी एफ होगा और इसको समीकरण 1 हम मान लेते हैं। अब एक रिजल्ट जो हम जानते हैं कि ये रिजल्ट इस क्वेश्चन के लिए आपको याद होना जरूरी है। हम ये जानते हैं कि E के बराबर हम ये लिख सकते हैं कि E का इंटरसेक्शन F के साथ यूनियन E का इंटरसेक्शन F डैश के साथ, क्योंकि यहाँ पे ये जो है F E का इंटरसेक्शन F के साथ, E का इंटरसेक्शन F डैश के साथ और फिर उसका यूनियन करेंगे तो वो E के बराबर होता है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब दोनों तरफ इसकी प्रायिकता लगा देंगे तो पी ई के बराबर हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, और ये दोनों की दोनों जो घटनाएं हैं वो अपवर्जी घटनाएं हैं। अपवर्जी घटनाएं हैं, इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है तो इसलिए बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डैश। यहाँ पे ये लिख दो क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ तथा ई इंटरसेक्शन एफ डैश अपवर्जी घटनाएं हैं, इनमें कोई कॉमन नहीं है। अगर अपवर्जी घटनाएं हैं तो ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब हमें जो चाहिए वो एक तरफ रख लेंगे, बाकी दूसरा तरफ। ये पी ई माइनस में पी ई इंटरसेक्शन एफ एक तरफ आ जाएगा बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश। तो ये समीकरण 1 से पी ई इंटरसेक्शन एफ को हम क्या लिख सकते हैं, अब समीकरण 1 से ये लिख देंगे हम। समीकरण 1 से जो लिखेंगे वो ये आ जाएगा पी ई माइनस इसको पी ई गुणा में पी एफ, ये लिख सकते हैं बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश। तो इसको इधर ले लो, पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर इन दोनों से पी ई कॉमन आ जाएगा 1 माइनस पी एफ, और 1 माइनस पी एफ को हम एफ डैश लिख सकते हैं कि पी ई गुणा में पी एफ डैश, क्योंकि 1 माइनस पी एफ को पी एफ डैश लिखा जा सकता है। ये रिजल्ट हमें पता है, इस रिजल्ट का प्रयोग हमने यहाँ पे किया है। ये लेके चले थे कि पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश और ये पी ई गुणा पी एफ डैश अलग अलग आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ई तथा एफ डैश भी अपवर्जी घटनाएं हैं। ई तथा एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं हैं, अपवर्जी नहीं कहेंगे इनको, भी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो यही हमें सिद्ध करना था। हमें दिया हुआ क्या था, हमें ये दिया हुआ था कि ई तथा एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ई तथा एफ डैश भी स्वतंत्र होगी, ये सिद्ध करना है। तो पहले हमने स्वतंत्र घटनाएं है इसका रिजल्ट यहाँ पे लगाया, फिर एक ये रिजल्ट हम जानते हैं ये दोनों के दोनों अपवर्जी है, जब प्रायिकता लगाएंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जो हमें चाहिए उसको एक तरफ लेंगे, जो हमें बचा हुआ है उसको एक तरफ ले जाएंगे, और ये समीकरण 1 से ये रिजल्ट लिख करके और ये पी ई माइनस ये रिजल्ट हमने लिखा यहाँ पे, इन दोनों से पी ई कॉमन आ जाएगा, ये 1 माइनस पी एफ होगा और इसको पी एफ डैश लिख सकते हैं।
पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश के बराबर पी इंटू पी एफ डैश आया। तो ये जो नियम है वो है कि यदि ए इंटरसेक्शन बी के बराबर पी ए गुणा पी बी हो तो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पे लगाया, तो ई तथा एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं हो जाएगी। और उदाहरण नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब आगे उदाहरण नंबर 14 है, यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए या बी में से न्यूनतम एक होने की प्रायिकता ये है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। यदि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इसका मतलब ये है कि पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर पी ए गुणा में पी बी ये होता है। इसको हम एक मान के छोड़ देते हैं। अब ए या बी एक होने की प्रायिकता, तो इसका मतलब पी ए यूनियन बी ये ज्ञात करना है। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए या बी में से न्यूनतम एक होना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं पी ए प्लस में पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी को हम ये लिख सकते हैं कि पी ए गुणा पी बी। ये पी ए प्लस में पी बी माइनस पी ए गुणा पी बी। क्यों? क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट। अब इन दोनों में से चाहे आप पी बी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा पी ए प्लस में यहाँ पी बी कॉमन लिया तो यहाँ एक माइनस पी ए रह जाएगा। और एक माइनस पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, एक माइनस पी ए को हम पी ए डैश ये लिख सकते हैं। और ये जो पी ए है इसको एक माइनस पी ए डैश लिखा जा सकता है, पी ए डैश ये लिखा जा सकता है प्लस में पी बी इंटू पी ए डैश। तो ये एक माइनस पी ए डैश और प्लस में पी बी पी ए डैश, इसको ऐसे लिख दिया। इन दोनों में से पी ए डैश हम कॉमन ले लेंगे तो ये एक माइनस यहाँ से पी ए डैश हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा एक माइनस पी बी बच जाएगा। तो एक माइनस पी ए डैश और इसको क्या लिख सकते हैं, पी बी डैश। और यही देखो हमें सिद्ध करना था, तो यही हमें सिद्ध करना था। ये सिद्ध हमने कर दिया कि पी ए यूनियन बी के बराबर एक माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ये सिद्ध हुआ। इस तरह से उदाहरण नंबर 14 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।